शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चाहे घर परिवार हो, समाज हो, कोई समुदाय हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट हो, सभी में प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के इस बदलते समय में हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत सारा प्रेशर्स फील करते हैं। जैसे कि एक तरफ घर का प्रॉब्लम है, दूसरी ओर प्रोजेक्ट की डेडलाइंस है और कलीग्स और एम्प्लॉयज़ के साथ डिफरेंट बिहेवियर्स को डील करना है। तो ऐसे में स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल रहने के बजाय बहुत ही अनस्टेबल और डिस्टर्ब हो जाता है। तो भारत जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम रियलाइज करते हैं कि मनोस्थिति को स्टेबल रखना, स्थिर रखना, एकाग्र रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इन मनोस्थिति की जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने बताया कि इसको स्टेबल रखना है, बट हम प्रैक्टिकली लाइफ में देखते हैं कि लोगों का वर्किंग आवर्स इतना होता है 12 आवर्स 14 आवर्स, वो अपने लिए उनको टाइम नहीं निकल पाता है, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकल पाता है। फिर जब उस चीज़ को अगर हम बात कर रहे हैं कि आप अपने माइंड को स्टेबल रखिए, एंड डेफिनेटली इट नीड्स प्रैक्टिस तो इसमें चाहिए ही चाहिए, बट जब इसको अप्लाई करने की बात आती है तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। एंड आपका भी हमने देखा कि आप भी काफ़ी ऐसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम करते हैं, आपका भी वर्किंग आवर्स जो है बहुत लंबा रहता है, तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये शुरुआत में जब ये प्रश्न आया था तो उस वक्त पे जिनसे मैं सीख रहा था उनसे भी मैंने ये प्रश्न किए थे कि भाई ये सब आप बात बता रहे हो, लेकिन ये इसके लिए समय नहीं है। बहुत सारी बातें मुझे प्रोफेशनल कैरियर में करनी होती है, फैमिलीज़ की बहुत सारी डिमांड होती है, तो उस वक्त पे ये टाइम निकाल पाना रोज़ के लिए बहुत कठिन बात होती है। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था मुझे, वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि जैसे एक वुड कटर, कठियारा था जो अपनी लकड़ियाँ काटने में बहुत बिजी था। तो एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने थोड़ी देर देखा और उससे कहा कि आप इस आपकी जो सॉ जिसके द्वारा आप ये काटते हो, उसको आप एक बार धार उसकी ठीक बना लो तो आपको सुविधा रहेगी। तो उन्होंने कहा कि आप देखते नहीं हो, इतना सारा लकड़ा जो है वो मुझे काटना है। तो मेरे पास में टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। कई बार हमारी हालत भी ऐसी होती है कि हम ये समझते हैं कि कुछ एडिशनल करना, अर्थात जितनी भी टाइम की डिमांड है उसमें और एक की बढ़ोतरी करना। लेकिन ध्यान, मेडिटेशन, राजयोग का अभ्यास, ये जो बात है वो ऐसी है जिसमें आप अपने मन बुद्धि को शार्पन करते हो, उसकी धार तेज होती है, और जिसके द्वारा दिन के दौरान जो कुछ भी काम आपको करना होता है वह काम आप पहले से कुछ अधिक ही कार्यक्षमता से कर पाते हो। नेट इफेक्ट आपके समय की बचत होती है। जो भी समय आप इसके लिए देते हो मन बुद्धि को शार्पन करने से, उससे कई गुना अधिक समय आपका बच जाता है। तो जैसे अभी आपने बताया कि जो टाइम है हमारा कम हो जाता है, बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास डेडलाइंस होती हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर के कि आपको इतना टाइम में ये चीज़ करनी है, बट कई बातें ऐसी हो जाती हैं जिस वजह से वो डेडलाइन जो है वो डिले हो जाती है। हमें वो टारगेट्स को अचीव करना था जिस टाइम पर, वो आगे बढ़ जाता है। डेडलाइंस को जब भी हमें मीट करना है, पर्टिकुलरली
जब हम ग्रुप से टीम में काम कर रहे हो तो उस वक्त पे लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा समझना जो है वो बुद्धि का पार्ट है, लेकिन मन में कई बार छोटी छोटी बातें, इनकन्वीनियंसेस, इरिटेंट्स ऐसे कुछ होते हैं, तो उसे स्मूदन आउट करने में अगर आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा भी उन्हें इंटरेस्ट बताते हो, पर्सनली जाके पूछते हो, और जहाँ जहाँ पे भी हो सकता है कुछ आप एडजस्टमेंट उन्हें करके देते हो, तो ये बातें एम्प्लॉयज़ का कमिटमेंट प्रोजेक्ट के प्रति लेने में, कार्य के प्रति लेने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। ये एक अनुभव से देखा गया कि कई एम्प्लॉयज़ अपनी क्षमता से भी ज़्यादा काम करके उनको जो कुछ भी टाइम दिया गया है कि इतना तो आपको काम करना है, उससे भी अधिक वो लोग कमिट होके काम करते थे। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कमिटेड एम्प्लॉयज़ उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने हॉलीडेज़ के टाइम पे भी ऑफिस में जाके वो काम किया था। मुझे बाद में पता चलता कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था और ये आए थे। उनको बुला के जब अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि भाई आपने ऐसे क्यों किया, या तो आपने ऐसा करने का कैसे सोचा, तो कहते थे हाँ लेकिन हमको पता था कि ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये तो कैसे भी करना ही है, तो जब इस डेडलाइन के हिसाब से करना है और अगर मेरे हिस्से का कुछ भी काम बाकी है तो तब तक फिर मैं कैसे बहाना दे दूं कि हॉलीडे है तो मैं काम नहीं कर सका। उसे एक्सपेंस की तरह, खर्च की तरह नहीं देखना है, वो इन्वेस्टमेंट है, उस तरह से देखना है, और उससे आगे चलते हुए हमें प्रोजेक्ट में बहुत फ़ायदा होता है। बट जैसे आपने अभी टीम वर्क की बात की, क्योंकि टीम वर्क में बहुत तरह तरह के लोग होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास एक डेडलाइन है, डेडलाइन के पास पहुंच रहे हैं और अचानक किसी एम्प्लॉय से कोई गलती हो गई जो कि उसने जानबूझ के नहीं की और आपको बहुत ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ऐसे में जनरली आमतौर पे देखा जाता है, दे गेट वेरी डिस्टर्ब कि अब क्या होगा, फिर वो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है कि तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारी वजह से देखो कंपनी को इतना लॉस हो गया। वो बेचारा भी कुछ बोल नहीं रहा है और वो सुनने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता, एंड वो बार बार उसे बोले जा रहे हैं कि अभी हम तुम्हें निकाल देंगे। ऐसे क्या होता है कि पूरा कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटर मतलब व्हाट कि कंट्रोलिंग ऑल द पैरामीटर्स इन अ वेरी गुड वे, एफिशिएंट वे, बट वो खुद ही वहाँ पे अनकंट्रोल्ड हो गया। तो क्या आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आई है जो आपने इस तरीके से हैंडल किया हो? हाँ जी, ये जब हम स्वनियंत्रण, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में जानते नहीं या जानते हैं पर उसे प्रैक्टिस में नहीं ला पाते, तब ये होता है कि जब भी कोई बात सडनली होती है तो हमारी जो आदत होती है वो इमीडिएटली बाहर आती है, और कई बार ये बात लोगों के सामने भी हो जाती है। उस वक्त पे अगर जिस एम्प्लॉई द्वारा ये गलती हुई है उसके दृष्टिकोण से देखे तो हम में ये रियलाइज़ होता है कि ये जो मैंने उससे कहा ये सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कोई मेरे साथ में करे तो मुझे भी पसंद, मेरा बॉस अगर ये बात सबके सामने मुझे ऐसे कुछ कहे तो मुझे भी पसंद नहीं आएगी। बेसिकली जब हम किसी और के ऊपर गुस्से में आके कुछ कहते हैं, उन्हें कुछ सुना देते हैं, उनकी गलतियों के बारे में कह देते हैं, तो एक परिणाम उसका क्या होता है कि वो एम्प्लॉय एकदम डीमोटिवेट हो जाता है, उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाता है, और दूसरे जो लोग हैं देख रहे हैं उनको भी इससे कुछ ऐसा सीखने मिलता है कि हमेशा कुछ भी हो जाए लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए। कोई काम रह गया तो चलेगा, आप पूछ लेना, डिले हो जाए तो चलेगा, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिले होने पर हम किसी न किसी ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं, लेकिन अगर मुझसे गलती हो गई तो फिर मुझे सबके सामने ऐसा सुनना पड़ेगा। तो जो रिस्क टेकिंग या इनिशिएटिव लेने की बात होती है एम्प्लॉयज़ में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये जो एक शॉर्ट टर्म में हमने किसी को सुना दिया, लेकिन उसका ये जो लॉन्ग टर्म नुकसान होता है
वो भी हमें ख्याल में रखना है। अगर वो ख्याल में रखे तो हमें पता चले कि इसका बेस्ट आंसर तो यही हो सकता है कि मुझे अपने आप को इस तरह से हैंडल करना। इसका अर्थ ये नहीं कि जिसने कुछ ऐसी गलती की उसको इसके बारे में या उसके परिणाम के बारे में एहसास नहीं कराना। ज़्यादातर उनको एहसास ऑलरेडी होता है, फिर भी ज़रूरी हो तो उसमें से उसकी व्यक्तिगत क्रिटिसिज्म या निंदा किए बगैर जो जनरल लेसन है वो सबके साथ में शेयर कर सकते हैं, उसको पर्सनल बनाए बगैर। ये तो जैसे एक हमने सिचुएशन लिया जिसमें एक एम्प्लॉय ने जो है जानबूझ के गलती नहीं की थी, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो अनएथिकल वैल्यूज अपनाते हैं, लाइक करप्शन है, अंदर ही अंदर वो ब्राइब ले रहे हैं और हायर अथॉरिटीज़ को मालूम ही नहीं है। लेकिन जब ऐसी लोगों की असलियत जब सामने आती है कि ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐसा कुछ चल रहा है, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे ये चीज़ हैंडल करनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये समझता हूँ कि कोई भी वैल्यूज़, और जो आप बता रहे हो एथिकल वाला पार्ट, उसमें इंटेग्रिटी, व्यक्ति ऑनेस्ट हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में कई कंपनियां डिक्लेयर करती हैं, कहती हैं ये होना चाहिए, लेकिन उसमें दोहरे मापदंड होते हैं। जहाँ पे कंपनी का फ़ायदा हो रहा हो वहाँ पे कभी कंपनी खुद ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज करती है, तो लोगों को तो पता चल ही जाता है और तब उन्हें भी लगता है कि भाई ये कंपनी में हम भी ऐसा कुछ करें तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कंपनी खुद भी ऐसा ही करती है। तो ये एक प्रश्न यहाँ पे जाके एडमिनिस्ट्रेटर जो है, डिपार्टमेंट का जो भी हेड है या लीडर है, उसके ऊपर आके ये बात वहाँ पे रुकती है और उसे ये ख्याल में रखना पड़ता है कि जो बात मैं कहता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ लोगों से, क्या मैं खुद वो प्रैक्टिस करता हूँ? अगर नहीं तो लोग भी ये सब देख रहे हैं। एक केस ऐसा हुआ जिसमें मैं जब पहली वाली कंपनी में काम कर रहा था सीबातुल में, तब किसी के बारे में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि ये जो भाई है वो कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए वैसे कर रहे हैं और पैसे मॉनिटरी गेन्स के लिए। तब सिर्फ हियर से करके उनको बुला के इसके बारे में बातें नहीं की, लेकिन कुछ समय तक, करीब 1 महीने तक डिटेल में बिल्कुल छानबीन की, इससे कनेक्टेड लोगों से बात करके और इंफॉर्मेशन सब गैदर करके, क्रॉस चेक करके। आजकल कई बातें सब कंप्यूटराइज्ड होती ही है, तो उस वक्त पे भी बहुत सारी बातें कंप्यूटर में ही थी, तो उसमें से निकाल के कोई व्यक्ति इंटेंशनली कुछ गलत कर रहा है तो एक आध इंसिडेंट्स को वो गलती में हुआ ऐसा बता सकता है, लेकिन इंटेंशनली कोई बात गलत हुई, वो अगर आपको साबित करना हो तो आपको उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखना है ओवर ए लॉन्ग टर्म पीरियड, कि कुछ महीनों के दौरान क्या उसमें कुछ पैटर्न देख रहे हो। अगर गलती कोई बार बार होती है, किसी कंपनी को स्पेसिफिकली फेवर किया जा रहा है और बार बार ये हो रहा है, तो ये सब बातें हम डेटा निकाला, स्टडी किया उसका, और फाइनली सब एविडेंसेस के ऊपर ध्यान देते हुए इस नतीजे पे पहुँचे कि डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई है। और उस व्यक्ति को बुलाया गया, उसके बारे में ये जो कुछ भी था उसके सामने रखा गया जी। और उसे कहा गया कि हम आपको मौका देते हैं कि आपके साइड से अगर कोई ऐसी बात हो जिस पर हमने गौर न किया हो, या आप कुछ अलग अपनी तरह से कुछ सफाई देना चाहते हो, तो आप प्लीज़ बताइए हमें। क्योंकि उन्होंने सचमुच ये वो गलती की थी, ऐसा कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। जब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मुझसे ये हुआ है, तब फिर कंपनी ने इमीडिएटली एक्शन लेके उनको जॉब से निकाल दिया। और वो मैसेज लोगों में बहुत लाउड एंड क्लियर गया। उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स वगैरह कुछ नहीं की गई। मैनेजमेंट ने इन्होंने ऐसा किया था, इसके लिए हमने इनको निकाला, ये भी बातें किसी को नहीं कही जी। क्योंकि जो अभी हमारे साथ में काम नहीं करता है तो उसके बारे में ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन जैसे
हम देखते हैं आमतौर पर जो हमारे यंग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इस तरीके की जैसे उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, वो उनका एज एक्सपीरियंस ज़्यादा है और यंग होने के कारण उसमें भी बहुत ज़्यादा जोश है, पैशन है कि मुझे काम करना है। और जो नीचे वाले जो एक्सपीरियंस के लोग हैं, एज एक्सपीरियंस जिनको ज़्यादा है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये तो आज आया है और हम तो बहुत टाइम से हमारे पास एक्सपीरियंस है, ये हमें क्या सिखाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि यंग जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके सामने बड़ी चैलेंजिंग सी सिचुएशन हो जाती है कि वो उसको अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट भी देना है, काम भी लेना है, और ऐसा जब नेचर उसके सामने आ गया तो बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए ये चीज़ को हैंडल करना। तो कैसे वो अच्छे से विद स्टेट ऑफ मतलब स्टेबल माइंड से इस चीज़ को वो हैंडल कर सकता है। हाँ, ये बात सही है कि उस वक्त पे अगर आप स्टेबल माइंड रखना वगैरह तो कठिन महसूस हो सकता है जी। लेकिन एक बात हम ज़रूर समझ सकते हैं कि जो सीनियर एम्प्लॉई है जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, उसके मन में क्या हो रहा है उस वक्त। उसे ये लग रहा है कि मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस और अब कोई नया व्यक्ति आके वो मुझे सिखाएगा कि ये कैसे करना है, या तो कोई नई चीज़ करनी है तो उसके बारे में वो मुझे ऑर्डर देगा कि ये क्या आप इसको इस तरह से कीजिए, और मैं जो कुछ करूँगा उसमें फिर वो एडिटिंग करेगा कि ये आपने ठीक नहीं किया, ये ठीक किया वगैरह। तो पहले यंग एडमिनिस्ट्रेटर को ये करना है, और ये बात मैंने भी फेस की थी शुरुआत में जब कंपनी ज्वाइन की थी। तो जो ऑफिसर्स मेरे अंडर में थे वो मेरे फादर की उम्र के थे, और उनकी जो भावनाएं वो मैं समझ सकता था कि हाँ उन्हें ये बहुत ही बुरा लग, क्योंकि अगर ऐसा मेरे साथ हो तो मुझे ज़रूर बुरा लगेगा। तो उनके लिए फिर एक बात उस वक्त पे ध्यान में रखी थी, और वो ये कि अगर उन्हें ये समझ में आए कि मेरी जो कुछ भी काबिलियत है, क्षमता है, कुछ विशेषता है, तो वो उनको सपोर्ट करने के लिए है, उनसे कंपटीशन करने में नहीं, या उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं। तब फिर धीरे धीरे उनको इसका एहसास होता है, और ये बात आप उनको बुला के बोल के कहो उससे असर नहीं होगा। लेकिन वो जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें उसकी क्रेडिट उन्हें दो, उसको कुछ और लोगों के सामने हाईलाइट कीजिए, आपको उसमें से क्या सीखने मिला उसको आप हाईलाइट कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि ये व्यक्ति चाहे ऑफिशियल डेजिग्नेशन में मुझसे ऊपर है, लेकिन उसमें ये भावना है कि वो मुझसे भी कुछ सीखे, वो मुझे रिस्पेक्ट देता है, मेरी बात को लोगों को बताता है। तो फिर उसे आपको कोई बात में सपोर्ट करने में झिझक नहीं होगी। लेकिन शुरुआत पहल हमेशा जो यंग एडमिनिस्ट्रेटर उसको करनी है, यू हैव टू रीच आउट टू दैट पर्सन। और एक अलग नज़रिए से देखा जाए तो ये बात सीधी भी है, क्योंकि हम घर में अपने माँ बाप से भी जब कई बात ऐसी होती है जैसे हम वो मानते नहीं, फिर भी हम उनका रिस्पेक्ट कभी नहीं तोड़ते। तो ठीक उसी बात को अगर ये हमारे माँ बाप की जगह पे उनकी एज के है, तो जिस तरह से मैं वहाँ पे डील करता हूँ उसी तरह से मैं यहाँ पे अगर डील करूँ, उनको रिस्पेक्ट दे के डील करूँ। आई कैन डिसएग्री, मेरा कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन उनके साथ में मनभेद ना हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचा के नहीं करना है। तो काम करने का जो तरीका है उसको थोड़ा अलग तरह से उनकी भावनाओं को आदर करते हुए जो काम करना है उसमें बदलाव नहीं लाना है, और उसके लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए वो भी देना है, लेकिन ये करते हुए उनकी भावनाओं का साथ में रिस्पेक्ट दे के वो साथ साथ में करना है। मेरे को जो एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि जैसे यंग एडमिनिस्ट्रेटर की हम बात कर रहे हैं, और आपने भी मेडिटेशन को बहुत यंग एज में ही इम्प्लीमेंट कर लिया था 19 इयर्स बैक। सो क्या आपको लोगों की तरफ से ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया कि
स्पिरिचुअलिटी एंड इतना यंग एज, क्या क्या कर रहे हैं आप? तो ऐसा कुछ आपने नहीं फेस किया? शुरुआत में तो ये बात औरों से बताने में मुझे झिझक होती थी, क्योंकि लोग मजाक भी उड़ाते थे और कुछ जोक्स, कभी कुछ टॉन्ट भी लगाते थे, और घर में पर्टिकुलरली बच्चे इसके बारे में देख के कभी हंसते थे, कभी उनको भी थोड़ा कुछ फ़नी लगता था। लेकिन जब मैंने सोचा उसके बारे में ज़्यादा कि मैं क्यों इसमें इतना झिझक रहा हूँ, क्यों मुझे इसमें इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो ऐसा पाया कि वो वीकनेस मेरी खुद की थी, जिस वजह से क्या होता था कि जब मैं ये कुछ नहीं करता था, उस वक्त अगर कभी बच्चों पे या तो ऑफिस में कभी कोई सबॉर्डिनेट पे या कोई किस कलीग से गुस्सा कर लेता था या कुछ टॉन्ट में बोल देता था, सरकाज़म कुछ कर लेता था, तो उस वक्त पे लोग समझते थे कि उनका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन जब ये पता चला कि भाई ये ऐसा कुछ स्पिरिचुअलिटी का स्टडी कर रहे हैं, तब पहले जैसी ही बात, अगर फ्रीक्वेंसी उसकी कम भी हो गई हो, लेकिन अगर ज़रा भी हुई या उससे कम लेवल की भी जब होती थी, तो लोग तुरंत पॉइंट आउट करते हैं कि आप एक बाजू ये स्टडी करते हो, ये सब आप राजयोग का अभ्यास करते हो, और दूसरी बाजू आप ऐसे करते हो। तो ये फेस कर पाना उस वक्त पे बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है, उस जर्नी में सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको तब आती है जब आप स्वीकार करते हो कि ये खामी मुझ में है, मुझे उससे सुधरना है। लेकिन वो सुधरना, वो चेंज करना आप जितना जल्दी चाहते हैं उतना जल्दी नहीं हो पाता, उसके लिए भी समय लगता है। और उस दौरान लोगों का ये कहना, ये टॉन्ट मारना, ये कभी मजाक करना, ये एक ट्रांजिशन प्रोसेस की एक प्रक्रिया है। उससे मुझे एक्चुअली तब फ़ायदा हुआ कि जब मैंने देखा कि भले वो ऐसे समझे कि एक जैसा कुछ कोई ताना मार रहा है या कुछ मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मैं ये ऐसा समझूंगा कि जहाँ जहाँ पे भी मुझे ये एग्ज़ाम पास करनी है, और उसमें ये लोग मेरे इंटरनल एग्ज़ामिनर हैं, और जब जब भी मैं कुछ जगह पे फेल होता हूँ तो वो लोग इमीडिएटली हाईलाइट करके मुझे बताते हैं, ताकि मुझे सुविधा हो कि किस तरह से मैं अच्छे नंबर से पास हूँ। तो इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने से फिर मुझे गुस्सा नहीं आया बाद में उनके ऊपर, और कहता था हाँ थैंक यू, आपने बताया, मैं ख्याल में रखूँगा, क्योंकि मुझे बदलना है और आप मुझे उसमें सहयोग दे रहे हो, तो आपका बहुत शुक्रिया। जो लोग सिर्फ मजाक करने के लिए या मेरा कुछ इंसल्ट करने के इरादे से करते थे, उन्हें फिर जब ऐसा रिस्पांस मिलता था तो फिर उनका वो उत्साह थोड़ा ताने कसने का वो थोड़ा ज़रा कम हो जाता था। और इवेंचुअली ओवर ए पीरियड धीरे धीरे ऐसा होता गया कि करते करते पहले से आप कई गुना आप अच्छे होते हो, लेकिन फिर भी इवन आज भी बहुत सारी कमियां हैं जो आज भी है, कुछ अधिक मात्रा में, कुछ कम मात्रा में। लेकिन जब आप इसके बारे में एक ऑनेस्टी से एफर्ट करते हो, तब लोगों को भी उसके बारे में पता चलता है और आपको कहना नहीं पड़ता, एक्शन में दिखता है, और लोग उससे प्रभावित भी होते हैं। वो चाहे आपको फेस पे ना बोले, जी, अंदर ही अंदर सोचते हैं, अंदर ही अंदर सोचते हैं, और उनका जो रिस्पेक्ट है वो और बातों में हमें दिखाई देता है। तो उससे हमें ये सपोर्ट भी मिलता है कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ, ये अच्छा हो रहा है। और वो लोग जो हमारे सामने ताना कसते थे, फिर वो हमारी एब्सेंस में हमारी अच्छी बातों को औरों को बताते हैं। बिल्कुल। और वो बात जब हम सुनते हैं तब लगता है कि देखो, लोगों का परसेप्शन बदलता है, उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप अपना एफर्ट सही दिशा में अगर करते रहते हो तो लोगों का परसेप्शन भी बदलेगा। बट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि हमें प्रयत्न परसेप्शन बदलने का नहीं करना है, दैट इज द इमेज। आप रियलिटी में जो है उसको बदलो, उसको बदले, तो वो इमेज अपने आप ठीक हो जाएगी। कुछ वक्त लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएगी।
तो दैट मीन्स मेडिटेशन को अपनाने के कितने फ़ायदे आपने बताए कि कैसे इसको अपनाने के बाद सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होती है और कैसे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरों पर असर आने लगता है। भले वो मुंह से बोले नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपका रिस्पेक्ट, रिगार्ड ये करने लगते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में आपने अपना इतना कीमती समय दिया और इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी आपने हमसे शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके जो उनके सामने आने वाले चैलेंजेस हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्टर्ब ना होके बहुत इजी, स्टेबल माइंड से और कूल तरीके से वो उसको हैंडल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी विषय को हम आगे भी जारी रखेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। इसी के साथ नमस्कार, ओम शांति।